दोस्तों, ये बात हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन आज की हमारी मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा है, और जो इससे महरूम है उसका कोई हाल नहीं। एक जमाने में पैसे को रूट ऑफ ऑल इवल कहा जाता था, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि पैसा होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस बात पे दोस्तों आपने कभी गिल्टी फील नहीं करना कि आप पैसा कमाने के लिए कोशिश करते हैं या आप अमीर होना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अ माइजर एंड अ ग्रीडी पर्सन, यानी कि कंजूस और लालची। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये जो नोट जिसे आप पैसा या मनी कहते हैं, इसकी तारीख क्या है? क्या पैसा हमेशा से मौजूद था? पहली दफा इसका इस्तेमाल किस मुल्क में हुआ? इंसानों ने पैसे को इजाद क्यों किया? हमारी आज की जिंदगी पैसे के बगैर क्यों नामुकम्मल है? और आगे जाकर इसका फ्यूचर क्या होगा? दोस्तों, जेकब गोल्डस्टीन ने लास्ट ईयर एक किताब पब्लिश की थी जिसका टाइटल है मनी, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ मेड अप थिंग। ये बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है पैसे की हिस्ट्री के हवाले से। हम लोगों को पैसा कमाने का तो बहुत शौक है और उसे यूज करने का भी, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी तारीख पता नहीं होती, जो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेक यू ऑन अ ब्रीफ राइड ऑन द हिस्ट्री ऑफ मनी। दोस्तों, पैसा इंसानी हिस्ट्री में एक रिलेटिवली रीसेंट इजाद है। हजारों साल पहले लोग बार्टर सिस्टम के जरिए चीजों को खरीदा और बेचा करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 1 किलो दूध चाहिए तो मुझे उस शख्स को तलाश करना है जो उसको किसी और चीज के एवज बेचना चाहे। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक मेजर फ्लॉ था, जिसको अंग्रेजी जबान में डबल कोइंसिडेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के लिए दो लोगों के पास एग्जैक्टली वही चीज होनी चाहिए जो दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट है। इसकी मिसाल आप यूं समझे कि अगर मुझे 1 किलो दूध चाहिए और मेरे पास 1 किलो चीनी है, तो मेरे साथ सिर्फ वो शख्स ट्रांजैक्शन कर सकता है जिसको चीनी की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मैं चीनी के बदले दूध हासिल कर सकूंगा। जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होते गए, उन्हें ये बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट लगने लगा, और कहा जाता है कि ग्रीक्स यानी यूनानी वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉइन्स को इन्वेंट किया, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट एज मनी। ठीक उसी वक्त यूरोप से बहुत दूर चाइना में भी कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये कॉइन्स ब्रॉन्ज के बने होते थे और उनके बीच में एक सुराख होता था, बिल्कुल तस्बीह के दाने की तरह, सो दैट बंच ऑफ कॉइन्स कैन बी पंच टुगेदर। लेकिन इन भारी कॉइन्स को कैरी करना मुश्किल होने लगा। इसी दौरान चाइना में पेपर भी इजाद हो गया। पेपर की इजाद के 200 साल बाद चाइना के एक इलाके सिचुआन में पहले पेपर मनी का आगाज हुआ। कुछ यूं कि सिचुआन में ब्रॉन्ज की कमी हो गई और वहां पर लोगों ने आयरन कॉइन्स यूज करना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला था। 1 पाउंड नमक हासिल करने के लिए आपको 1.5 पाउंड आयरन कॉइन्स की जरूरत थी, विच डिडंट मेक सेंस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन द ईयर 1995 एक बहुत इंटेलिजेंट मर्चेंट ने एक बेहतरीन तरकीब लगाई। वो लोगों से आयरन कॉइन्स लेता और बदले में एक फैंसी पेपर की रसीद देता, जिसको लोग पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते थे और चीजें खरीद सकते थे। दिस रेवोल्यूशनाइज्ड ट्रेड इन एंशिएंट चाइना, और मंगोल्स स्पेशली कुबलाई खान ने इसको बहुत सपोर्ट किया और ब्रॉन्ज कॉइन्स को इलीगल करार दे दिया। मंगोल्स के बाद मिंग डायनेस्टी की हुकूमत आई, जो 300 साल कायम रही। इसका रूलर होंगवा पुरानी सोच और ज़हनियत का आदमी था। उसने पेपर मनी को बैन किया और फिर कॉइन्स के इस्तेमाल को लीगल करार दे दिया। इस एक डिसीजन ने चाइनीज लोगों को पूरी दुनिया से सैकड़ों साल पीछे कर दिया। इसी दौरान यूरोप में रेनेसांस एक कल्चरल और सोसाइटल रेवोल्यूशन लेकर आया। लोगों ने रस्मों रिवाजों को छोड़कर अपने इंटेलेक्ट और दिमाग को यूज करके अपनी जिंदगी के हालात बदल दिए। इन्हीं सालों में यानी कि इन 1600s इंग्लैंड के गोल्डस्मिथ्स यानी सुनारों ने सोने के अगेंस्ट पेपर रिसीट्स देनी शुरू की। कोई भी शख्स अपना सोना इनके वॉल्ट में रखवा के पेपर मनी ले जाता। स्लोली एंड ग्रेजुअली इन गोल्डस्मिथ्स ने लोगों को लोन भी देने शुरू कर दिए। अब आपको पैसा लेने के लिए इनके पास सोना रखवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आप इनसे पैसा लें और कुछ अरसे बाद इंटरेस्ट के साथ इनको वापस कर दें। मॉडर्न बैंकिंग इसी कॉन्सेप्ट पर कायम है। पैसे की हिस्ट्री में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जॉन लॉ का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जॉन लॉ एक कमाल का कैरेक्टर था, जिसने मर्डर करने के बावजूद मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। ये वो पहला शख्स था जिसने स्टेट बैंक बनाने की रिकमेंडेशन दी,
जिसे स्कॉटलैंड ने इग्नोर कर दिया। अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जेल से भागा और अगले 10 साल फ्रांस और नेदरलैंड्स के दरमियान गुजारे। इस दौरान वो स्टैट्स के प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ गया और जुए के जरिए खूब पैसे कमाए। लॉ की वजह से इंग्लिश डिक्शनरी में पहली दफा मिलियनेयर का वर्ड ऐड हुआ, क्योंकि उसने हजारों लोगों को शेयर्स और स्टॉक्स के जरिए अमीर बनने में मदद की। जॉन लॉक की एफर्ट्स की वजह से मॉडर्न बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स ने ग्रो किया और आहिस्ता आहिस्ता पैसा फॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। इन्हीं बैंक्स ने अपने मुल्कों की करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड से पैक करना शुरू कर दिया। जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता वो उतना ही प्रॉस्परस होता। ग्रेजुअली पैसा इवॉल्व होता गया और आज इस शक्ल में मौजूद है। इस किताब में जेकब गोल्डस्टीन मनी के फ्यूचर को भी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि मनी के हवाले से काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि द होल वर्ल्ड कैन गो कैशलेस। शायद हमारी दुनिया से कैश गायब ही हो जाए, जैसे इस वक्त स्वीडन से हो गया है। कैशलेस इकोनॉमी की बातें दोस्तों काफी अरसे से वेस्ट में चल रही हैं, बट स्टिल कैश इज रेलेवेंट ओवर देयर। इसके अलावा यह भी पॉसिबिलिटी है कि बैंक्स जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं वो सिरे से ही खत्म हो जाएं, दे बिकम ऑब्सोलीट। क्योंकि अक्सर इकोनॉमिस्ट इस बात को एडवोकेट करते हैं कि प्राइवेट बैंक्स मनी को डिस्ट्रॉय करते हैं और इकोनॉमी को खराब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैश भी खत्म हो जाए, बैंक्स भी खत्म हो जाएं और रह जाए तो सिर्फ आप सब लोगों की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी, जो आप सब लोगों को देखते ही देखते मिलियनेयर बना दे। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, नो वन कैन प्रिडिक्ट। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। मुझे वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और पसंद आई हो तो लाइक बटन भी प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।